हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। दोस्तों देखिए, आज जो है हम लोग गन्ना पर्यवेक्षक का पेपर लेके आए हैं, जो कि 2019 का जो था। ये आपका 2019 में ही पेपर हुआ था। 30 अगस्त को 2019 को पेपर हुआ था ये। और उसकी जो हिंदी थी, सामान्य हिंदी का पोर्शन जो है हम आपके सामने लेके आए हैं। और अब आप इसमें देखिए कि देखिए, एक तो मेन चीज़ ये है, जब आप इसको वीडियो को देखते हैं तो अब आप जो है इसको अटेम्प्ट किया करें कि हम कितने इसमें सही कर सकते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पे जितने सही कर पाएंगे आपका चीज़ें वहाँ पे मेन पेपर में उतनी ही अच्छी हो जाती हैं। ठीक है। और दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और जो नए लोग जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अब शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, निर्मला उपन्यास लेखक कौन है? चलिए, इतने सही है। निर्मला उपन्यास के जो है लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, यशपाल और भीम साहनी। ठीक, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो जो निर्मला उपन्यास के जो लेखक हो जाएंगे दोस्तों, चलिए आप लोग अपना अपना टिक लगा लीजिएगा कि इसमें से कौन हो जाएंगे। मैं इसी तरीके से आपको कराऊंगा, जिससे आप लोग जो है अपने आप को जज भी कर सकें कि हाँ आपने कितने सही कर पाए हैं। चलिए, जो निर्मला उपन्यास के जो लेखक हैं दोस्तों, वो प्रेमचंद्र हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी। ठीक है। इन्होंने जो उपन्यास लिखा था, ये बेमेल विवाह के ऊपर लिखा था। चलिए, हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? चलिए देखिए, पहला मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर। ये 4 ऑप्शन दे चुके हैं। आप लोग अपना जल्दी से सभी लोग जो है आंसर को टिक कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ आपसे पूछना था कि आप लोग ये बताइए कि ये जो हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर कर रहे हैं, क्या आप लोग इसको जो है लाइव क्लास में करना चाहेंगे? क्योंकि लाइव क्लास में आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप तुरंत के तुरंत आंसर को दे सकते हैं वहाँ पे सही गलत, और आप वो अपने आप को जज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसकी लाइव क्लास ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर आप लोग लाइव क्लास करना चाहें तो एक बार कमेंट में अपना जो है कमेंट जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा कि हाँ सर, इसकी लाइव क्लास चाहिए। देखिए, 2 सब्जेक्ट हैं आपके पास, एक तो रीजनिंग भी नहीं, जीएस और हिंदी 2 सब्जेक्ट हैं। इन दोनों सब्जेक्ट की मैं सोच रहा हूँ कि लाइव क्लास करा दूँ, जितने भी सेट पेपर हैं प्रीवियस ईयर के। और बाकी जो आपका जो अभी जो प्रैक्टिस सेट होगा फुल लेंथ का, वो भी मैं सोच रहा हूँ कराने को। तो ये अगर आपको चाहिए लाइव क्लास में, तो आप लोग कमेंट अपने अपने ड्रॉप कर दीजिए कि हाँ लाइव क्लास में ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर एक कॉम्पिटिशन होता है। अगर वहाँ पर 10 लोग भी आए तो 10 लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन होगा, तो एक आइडिया लगता है कि यार मैं इतने पीछे खड़ा हूँ या इतने आगे पे हूँ। ठीक है दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, तो हुंकार जो है किसका हो जाएगा? ये दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर का है। ठीक है। जो रामधारी सिंह दिनकर है, इन्होंने जो काव्य संग्रह है ये लिखा हुआ है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, लाल पीला होना का मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत गुस्सा होना, बहुत प्रसन्न होना, और लज्जित होना, या बीमार होना। चलिए, आप सभी लोग अपने क्वेश्चन का आंसर जो है अपना टिक कर चुके हैं। चलिए, अब देखते हैं कि लाल पीला होना इसका जो है सही क्या हो जाएगा। तो लाल पीला होना हो जाएगा बहुत गुस्सा होना। चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति का जो है बताना है, कौन सी हो जाएगी? चलिए, घर की मुर्गी दाल बराबर, चट मंगनी पट ब्याह, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, आम के आम गुठलियों के दाम। चलिए बताइए, बहुत कंजूसी का क्या हो जाएगा यहाँ पे? चलिए, इतनी देर में आपने निशान लगा लिया होगा। तो बहुत कंजूसी का आशय यहाँ पे होता है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चलिए, फिर यहाँ पे ये 2 विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? अच्छा, उद्धरण चिन्ह लगता है, कि योजक चिन्ह लगता है, या विस्मयादिबोधक लगता है, या प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है? चलिए, यहाँ पे आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप अपना टिक कर लीजिए। चलिए, तो जो 2 विपरीत चिन्ह शब्द होते हैं, विपरीतार्थक शब्द होते हैं, जैसे दिन और रात, तो आपने देखा होगा कि जो द्वंद्व समास होता है उनके बीच में कौन सा साइन लगता है? ऐसे वाला साइन लगता है। और ये क्या कहलाता है? ये योजक चिन्ह कहलाता है। ये योजक चिन्ह का ये लग जाएगा। चलिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, पर किस कारक पर परसर्ग है? संबंध, संप्रदान, अपादान, संबंध, या अधिकरण? चलिए, जल्दी से 6 पर जो है आप लोग निशान लगा लीजिए अपना जो है। और हाँ, इसको आप लोग जब वीडियो को देखेंगे तो इसमें अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग जो है अपने वीडियो के एंड में, मतलब आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर इस 25 क्वेश्चन में मेरे इतने सही हुए। ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए, पर किस कारक का परसर्ग होता है? ये दोस्तों अधिकरण का होता है। चलिए, 7 नंबर देखिए। 7 नंबर में क्या लिखा है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जहाज, जलपान, जमीन, या जुलूस? चलिए, 7 नंबर का आंसर दीजिए जल्दी से। और ये मैंने बताया था कि जब भी कभी भी इस तरीके के शब्द आते हैं, आप कुछ नहीं, उनको आप जो है वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो है पता चल जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन, जमीन। जमीन खरीदी जाती है हमेशा, जमीन खरीदा नहीं जाता है। चलिए, 8 नंबर देखिए, पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विराट तेज खेलता है, विराट खेलता तेज है, तेज खेलता है विराट, खेलता है तेज विराट। तो यहाँ पे पदक्रम के हिसाब से जो है बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सबसे सरल है, अभी तक आपने टिक कर लिया होगा। तो यहाँ पे दोस्तों पहला सही हो जाएगा कि विराट तेज खेलता है।
चलिए फिर 9 नंबर देखिए कि बर्बर का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्बल, निर्मल, सुंदर या सभ्य। चलिए जल्दी से बताइए कि बर्बर का जो है कौन सा हो जाएगा? विलोम शब्द पूछा गया है। चलिए इतनी देर में आपने लगा लिया होगा। चलिए यहाँ पे जो बार्बर होता है, बार्बर का मतलब होता है जो विलोम उसका हो जाएगा सभ्य, यानी कि बार्बर मतलब क्या हो जाता है? असभ्य हो जाता है दोस्तों। ठीक है। चलिए 10 नंबर देखिए, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? ऊपर के लिए उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रक्षिप्त, उत्क्षिप्त, आरोहण या उत्थान। तो दोस्तों जो इतनी देर में आप लोगों ने पढ़ के इसको निशान को टिक कर लिया होगा, 100% टिक कर लिया होगा, सही गलत वो बाद की बात है। तो ऊपर की ओर उछाला हुआ होता है, ये उत्क्षिप्त होता है। क्या होता है दोस्तों? उत्क्षिप्त होता है। चलिए कुछ चीज़ें जो है आपको बता देते हैं। जो प्रक्षिप्त होता है इसका मतलब होता है फेंका हुआ। आरोहण का मतलब दोस्तों क्या होता है? आरोहण का मतलब होता है सवार होना। ठीक है। और उत्थान का मतलब होता है उठना या जागना, या कह सकते हैं उठाना भी कह सकते हैं। चलिए 11 नंबर देखिए, 11 नंबर में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो अम्बुद, पारावार, अर्णव या प्योद। तो इनमें से आपके सामने ये जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें जो समुद्र का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हाँ, अम्बुद बिल्कुल हो जाएगा। अम्बुद जो है बादल का पर्यायवाची होता है, ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता है। चलिए 12 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो बर्तनी की दृष्टि से पूछा गया अनुषंगी, आनुषंगी, अनुषंगिक, अनुषंगिक। तो 12 नंबर देखिए कि आपके हिसाब से इसमें कौन सा सही हो जाएगा? चलिए बिल्कुल सही, सेकंड वाले ऑप्शन जो इनका भी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। आनुषंगिक जो होता है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अभीष्ट जो है, अभीष्ट का सही संधि विच्छेद पूछा गया। चलिए अभीष्ट का सही संधि विच्छेद देखिए, अभी प्लस ईस्ट, अभी प्लस ईस्ट लिखा हुआ है, अभी प्लस ईस्ट, फिर अभी प्लस ईस्ट, फिर अभी प्लस ईस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे संधि विच्छेद इसका सही क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, चौथे ऑप्शन में जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी, अभी प्लस ईस्ट होता है तो अभीष्ट हो जाता है। छोटी ई मिलकर बड़ी ई बना देते हैं। चलिए फिर लिखा हुआ है अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय हमेशा बाद में लगता है, यह मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, तो आपको अभी तक याद हो गया होगा कि अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए देखिए आ, म, फिर इम और तिम। ठीक, तो चलिए इतने में तो आपने अपना टिक कर भी लिया होगा। ठीक है, अंतिम, अंतिम को अगर तोड़ेंगे तो अंत प्लस इम होता है, तो अंत अलग हो जाता है, इम अलग हो जाता है, और जो बाद में जोड़ा गया यही प्रत्यय हो जाता है। चलिए कला प्रवीण में कौन सा समास है? तो समास है तो कला प्रवीण बहुब्रीहि तत्पुरुष द्वंद्व या अव्ययी भाव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कला प्रवीण में जो है कौन सा समास हो जाएगा? चलिए बिल्कुल सही हो जाएगा, कला प्रवीण में तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कारक चिन्ह आया। कौन सा कारक चिन्ह है? कला में, तो में इसमें कारक चिन्ह आया, कला में प्रवीण हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम मतलब संस्कृत शब्द है। तो चलिए छाया, छाता, छेद या छुरी। चलिए बताइए जल्दी से कि इसमें से कौन सा जो है तत्सम शब्द हो जाएगा? ठीक है, देखो जो शब्द सीधे संस्कृत से ले लिए जाते हैं उन्हीं को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। तो जो यहाँ पे जो तत्सम शब्द आपका उदाहरण हो जाएगा, बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनका भी पहला आया बिल्कुल सही है। चलिए 17 नंबर देखिए, टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से कौन ध्वनि निकालते हैं? कहाँ से? कंठ से, तालब्य से, मूर्धान्ध से या दंत से? चलिए बताइए बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक, टा जो है कंठ, तालब्य, मूर्धान्य या दंत किससे आता है? बिल्कुल सही, तीसरे ऑप्शन में जिनका भी ऑप्शन आंसर आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मूर्धान्य से आते हैं। ठीक है, जो मूर्धान्य वाले जो होते हैं ध्वनि, ये टा वर्ग वाली आती है, ता वाली सब आपकी दंत से आती है। चलिए फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिनमें हास्य स्वर से ज़्यादा ध्वनि निकलती है। ठीक है, बड़ा, छोटा ओ, ए या ओ। चलिए जल्दी से बताइए कि इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा हो जाएगा? चलिए बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनके भी जो दीर्घ स्वर पहला वाला ऑप्शन आ रहा है 18 में, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो जितनी भी बड़ी मात्राएं वाली चीज़ें होती हैं वो सब आपकी जो है हास्य स्वर में आ जाती हैं, रास्य स्वर में। और जो छोटे मात्राओं वाली होती हैं, यानी कि छोटे वाले जो होते हैं वो सब आपके हास्य स्वर में आते हैं। जो ए आता है वो आपका संयुक्त व्यंजन होता है, ओ जो होता है वो भी आपका संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है, चलिए फिर 19 नंबर देखिए, शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? जो शासकीय पत्र होता है उसमें पत्र के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? दिनांक, सेवा में, प्राप्तकर्ता, प्रेषक, पदाधिकारी का नाम और पदनाम। ये पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या लिखा जाता है? जो शासकीय पत्र होता है उसमें बाएं नीचे साइड में क्या लिखा जाता है? चलिए जल्दी से बताइए। जी बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्रेषक होता है, प्रेषक अधिकारी का नाम लिखा जाता है और उसका पद नाम लिखा जाता है।
चलिए 20 नंबर देखिए, अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। अधिसूचना के संदर्भ में पूछा जा रहा है, सामान्यतः यह गजट में प्रकाशित होती है, इसमें प्रेषक का उल्लेख होता है, यह राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की जाती है, इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है। अधिसूचना की बात की जा रही है। चलिए जल्दी से बताइए। हाँ जी बिल्कुल सही, अधिसूचना जो होती है इसमें प्रेषक के बारे में जरूर लिखा होगा, इसमें प्रेषक का उल्लेख होता है। चलिए फिर यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़ना है और उसका आंसर बताने हैं। चलिए क्या लिखा हुआ है, पूंजीवाद समाज में लेखक, पुस्तक और पाठक के बीच बाजार आ गया है। इस बाजार के कारण लेखक का पाठक से सीधा संबंध नहीं रह पाता है। इसलिए मार्क्स ने कहा है कि पूंजीवादी समाज में कला, साहित्य या लेखक के लिए एलिनेशन की समस्या बड़ी है। पुराने समाज में कला व कलाकार अपने समाज से पूरी तरह जुड़े थे। दोस्तों, कला की रचना और सुरक्षा दोनों का दायित्व तो समाज का था। बाद में कला दरबार में आई और कला कलाकार का क्षेत्र संकुचित हुआ। कह सकते हैं कि इसमें उनका अजनबीपन व एलिनेशन जो है और बढ़ गया। चलिए, तो पूंजीवाद समाज में लेखक और पाठ्य के बीच आ गया। क्या आ गया? दरबार आ गया, प्रचार आ गया, बाजार आ गया या समाचार आ गया। चलिए जल्दी से बताइए कि यहाँ पे जो है, आपने अभी जो पैराग्राफ आपके सामने था आपने पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद में जो आप पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि पूंजीवाद समाज में लेखक और पाठ्य के बीच में क्या आ गया, तो क्या आ गया? दरबार आ गया, प्रचार आ गया, बाजार आ गया, समाचार आ गया। तो दोस्तों क्या आ गया इसमें बाजार आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? बाजार आ गया। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर। पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था? कलाकार का, बाजार का, शासक का या समाज का? चलिए 22 नंबर का जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे कि पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था? तो दोस्तों ये समाज का था। बिल्कुल सही है कि जो पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व जो है समाज का था। 23 नंबर देखिए, कला क्षेत्र में संकुचन का आशय है। कला क्षेत्र में संकुचन का आशय क्या है? कला का दायरा बढ़ाना है, कला का दायरा सीमित होना है, कला का उन्नयन है, कला का लोकप्रिय होना है। चलिए जल्दी से बताइए, कला क्षेत्र के संकुचन का आशय क्या है? कला का दायरा बढ़ाना, कला का दायरा सीमित होना, कला का उन्नयन या कला का लोकप्रिय होना। तो दोस्तों बिल्कुल सही, कला का दायरा सीमित होना बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखिए, इसलिए ये आज मैं इस तरीके से करा रहा हूँ जिससे आपको जो आगे की ऑनलाइन क्लास होगी आपको उसमें एक आइडिया लग सके कि किस तरीके से करना है। देखिए ऑनलाइन क्लास में एक फ़ायदा यही होता है कि सारे के सारे लोग वहाँ पे आंसर दे रहे होते हैं और आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि हाँ मेरे यहाँ पे 10 सही हुए, 20 सही हुए या 25 सही हुए, जितने भी सही होते हैं आपको एक आइडिया लग जाएगा और उस आइडिया से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके आगे 10 लोग खड़े हैं, 20 लोग खड़े हैं, 50 लोग खड़े हैं, जितने भी लोग हो गए। चलिए 24 नंबर देखिए, अजनबीपन का आशय क्या है? अजनबीपन का आशय क्या होगा? चलिए, एकाकीपन, अपनापन, सामुदायिकता या लोकप्रियता। चलिए अजनबीपन का आशय बताना है, जल्दी से बताइए कि पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा। चलिए 24 नंबर में बिल्कुल सही एकाकीपन हो जाएगा, अजनबीपन मतलब एकाकीपन हो जाएगा। चलिए 25 नंबर देखिए, गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? कला में पूंजीवाद समाज में कला, दरबारी साहित्य, कला और कलाकार। चलिए यहाँ पे सभी लोग पहला आंसर दीजिए अपना, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा। तो दोस्तों अब तक आपने इसका आंसर टिक कर लिया होगा। चलिए गद्यांश का जो सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा वो कला में पूंजीवाद होगा। चलिए दोस्तों, हम लोगों की देखिए हिंदी की जो है यहाँ पे जो 25 क्वेश्चंस की क्लास थी वो खत्म हो गई। ये आपका जो पेपर था, ये दोस्तों जो पेपर आया था गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती 2019 जो था उसका पेपर था। इसके लिए अब आपको देखिए मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा कि इस तरीके के जो पेपर हैं हम लोगों के प्रीवियस ईयर के, क्या हम लोग उसको जो है ऑनलाइन क्लास में करना चाहेंगे? आप लोग अगर ऑनलाइन क्लास में करना चाहेंगे, देखिए वहाँ पे आप अपने आप को जज कर सकेंगे, 10 लोगों के बीच में कंपटीशन कर सकेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप वीडियो को देख पा रहे हैं। अगर आपको चाहिए, अगर ये ऑनलाइन क्लास में आप चाहते हैं कि लाइव क्लास हो, तो लाइव क्लास में आप लोग अपना कमेंट भाई भी ज़रूर बताइए कि हाँ सर लाइव क्लास कीजिए। और जितने भी लोग लाइव क्लास अटेम्प्ट कर सकते हैं वो सभी लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं कमेंट का आपके इंतज़ार करूँगा। बाकी दोस्तों इसी तरीके के मैं आपके सामने वीडियो लाता रहूँगा। और देखिए एक्सप्लेन के मामले में आप बिल्कुल भी मत चूकिए, मैं लाइव क्लास में भी ऐसे ही एक्सप्लेन करूँगा, आप उससे निश्चिंत रहिए। तो आप लोग अपना बताइए ज़रूर कि आपको लाइव क्लास चाहिए। मैं जीएस और हिंदी दोनों की लाइव क्लास करने के लिए तैयार हूँ। देखिए छोटा वीडियो जिस दिन छोटा क्लास होगा उस दिन छोटा क्लास हो जाएगा, जिस दिन छोटा पेपर होगा छोटी क्लास हो जाएगी, जिस दिन बड़ा पेपर होगा बड़ी क्लास हो जाएगी। और हाँ एक चीज़ और, टाइम के लिए आप लोग बताइए मुझे, मैं पोल डाल दूंगा आप लोगों को हिंदी की क्लास कितने बजे चाहिए और जीएस की क्लास कितने बजे चाहिए, उसके बाद ही हम लोग इसके बारे में चर्चा कर पाएंगे। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।